जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। पहली सुर्खी जुड़ी है रुपए से। जी आपने ठीक गेस किया, आज रुपए ने एक बार फिर गिरकर इतिहास रच दिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार $1 का भाव 81 रुपए 66 पैसे तक पहुंच गया। ऐसा क्यों हो रहा है? लल्लन टॉप ने आपको 22 और 23 सितंबर को भी विस्तार से बताया था, क्योंकि तब भी रुपए में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका में महंगाई काबू करने के लिए वहां का फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है। सो दुनिया भर में डॉलर खरीदने की होड़ मची हुई है, क्योंकि लगभग पूरा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में ही होता है। इस होड़ के चलते डॉलर की कीमत दुनिया की लगभग सभी मुद्राओं के मुकाबले बढ़ रही है। लेकिन सब कमजोर तो रुपया कमजोर वाले तर्क में एक काम की बात छिप जाती है। इस बात का बड़ा प्रचार किया जाता है कि रुपया गिरने में कोई समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय निर्माताओं को इससे फायदा होता है, और इसके लिए उदाहरण दिया जाता है चीन और जापान जैसे देशों का। लेकिन मुद्रा कमजोर होने का असर भारत पर बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि भारत एक नेट इंपोर्टर है, यानी हम जितना निर्यात नहीं करते उससे कहीं ज्यादा आयात करते हैं। इतना ही नहीं, कोविड रिकवरी के तमाम दावों के बावजूद हमारा व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। माने निर्यात और आयात के बीच की खाई बड़ी होती जा रही है। इसलिए रुपए के कमजोर होने से नुकसान ही ज्यादा है। भारत को कच्चे तेल जैसी चीज़ों के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, यानी भारत में महंगाई और बढ़ सकती है। इसी महीने के आखिर में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक करने वाला है। खुदरा महंगाई 9 महीनों से 6% के पार चल रही है, जबकि आरबीआई का काम है इसे 4% के आसपास रखना। इसलिए जानकार ये तय मानकर चल रहे हैं कि बैंक इस बैठक के बाद भी रेपो और रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आपके बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, और रिवर्स रेपो रेट वो दर जिस पर आरबीआई आपके बैंकों से बैंक जो पैसा जमा करते हैं उस पर ब्याज देता है। मई 2022 से लेकर अब तक आरबीआई रेपो रेट को 1.40% बढ़ा चुका है। अब अगर इसमें और बढ़ोतरी होगी तो आपके घर या कार की किश्त कुछ और महंगी हो सकती है। यहाँ पर आप सबको ध्यान आते होंगे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बयान जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया करते थे, डॉलर की और रुपए की प्रतिष्ठा की तुलना किया करते थे, और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस पर निशाना साधा करते थे। तो वही काम अब कांग्रेस करती है, और नरेंद्र मोदी से यह सवाल भी लगातार पूछती है कि डॉलर पर, रुपए पर अब चुप्पी क्यों? वैसे मनमोहन सिंह से याद आया, देश के 10 बरस तक प्रधानमंत्री रहे अब पूर्व, और देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत करने वाले वित्त मंत्री के तौर पर, और उससे भी पहले आरबीआई के गवर्नर समेत कई पदों को संभालने वाले मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के तमाम गणमान्य नागरिकों ने उनको बधाई दी है। अगली सुर्खी का संबंध है डीएपी से। खेती वाला डीएपी नहीं, राजनीति वाला। ठीक 1 महीने पहले एक बेहद तीखे खत के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी नाम से अपना अलग दल लॉन्च कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने नई पार्टी का झंडा भी लहराया और ऐलान किया कि पार्टी कम से कम 50% टिकट महिलाओं और नौजवानों को देगी। दर्शक जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन लगभग पूरा हो गया है। प्रबल संभावना है कि जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी, विधानसभा के चुनाव करवा लिए जाएंगे। ऐसे में आजाद को जल्द से जल्द अपनी पार्टी को पंजीकृत करवाना होगा और संगठन का काम देखना होगा। इसीलिए आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि वो अब दिल्ली में कम और जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहेंगे। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। ऐसे में पत्रकारों ने इस पर आजाद से भी सवाल किया। उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं एक ही चीज को मैंने बताया कि मैं ऐसे जो इश्यूज होते हैं मैं उनको इलेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करता। इलेक्शन के लिए हमारे सड़क बनाने का, नौकरी देने का, बेकारी हटाने का, महंगाई, ये इश्यूज करता हूं। मैं किसी को रोकता नहीं हूं इलेक्शन में क्या मुद्दे बनाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं मुद्दा क्यों बनाऊं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई की 10 तारीख के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, उसका स्वागत। और मैंने ये भी नहीं कहा था कि कभी हो नहीं सकता। मैंने ये बताया हो सकता है, लेकिन मोदी जी से मैं तो नहीं मनवा सकता हूं कि तुम वापस लो। यही तो हो सकता है ना। किसी की अगर ताकत है मोदी जी को मनवाने की, अमित शाह जी को मनवाने की, करा ले, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, वेलकम। लेकिन मैं नहीं, मेरे पास उतनी उनका इन्फ्लुएंस नहीं है कि मैं उनको इन्फ्लुएंस कराऊं। मैं पार्लियामेंट में अपने तमाम पार्टीज के साथ इन्फ्लुएंस नहीं करवा पाए, तो अब मैं अकेला यहां से क्या इन्फ्लुएंस करूं।
आज़ाद ने कहा कि हम मोदी साहब को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। लोगों को वो दृश्य याद आ गया जब राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद की विदाई का वक्त था और बोलते हुए प्रधानमंत्री का गला रूंध गया था। तीसरी सुर्खी जुड़ी है एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से, जिन्हें आज दिल्ली की एक अदालत से अंतरिम जमानत मिल गई। सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक ठग ने फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी की थी। इतनी बड़ी रकम का मामला था तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जांच अपने हाथ में लिखी और सुकेश से होते हुए ईडी जैकलीन तक पहुंची, जिन पर सुकेश से महंगे तोहफे लेने का आरोप है। इस मामले में जैकलीन के अलावा नोरा फतेही से भी दिल्ली में लंबी पूछताछ हो चुकी है। ईडी का कहना है कि जैकलीन ने तोहफे लेने की बात कबूली है। दूसरी तरफ जैकलीन ने अपने बचाव में दावा किया कि उन्हें सुकेश की सच्चाई मालूम नहीं थी और वो भी ठगी का शिकार हुई है। सच्चाई जो भी हो, ईडी ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जैकलीन को आरोपी माना और इसका संज्ञान न्यायालय ने लिया। इसीलिए उनके लिए बेल लेना जरूरी हो गया था, जो आज उन्हें मिल गई। 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर बेल दी गई। मामले की अगली सुनवाई होगी 22 अक्टूबर को। पर सबको बेल नहीं मिली, क्योंकि अगली सुर्खी भी इसी से जुड़ी है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में उन्हें आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोप लगाया है कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के 32 कर्मचारियों को मार्च 2019 से मार्च 2021 के बीच अवैध तरीके से 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। 16 सितंबर को एसीबी ने अमानतुल्लाह से जुड़ी 4 जगहों पर छापा मारा था। एसीबी के मुताबिक इस दौरान 24 लाख कैश के साथ गैर लाइसेंसी हथियार भी मिले, जिसके बाद खान को गिरफ्तार किया गया। खान 5 दिन पुलिस कस्टडी में बिता चुके हैं और अब 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे। उनकी बेल याचिका भी लंबित है, जिसे अदालत 27 सितंबर को सुनने वाली है। आखिरी सुर्खी का संबंध है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड से। आज आरोपियों की रिमांड समाप्त हो गई। रिमांड के दौरान मामले में कहानी हर दिन बदलती रही। ये कहानी आज जहां पहुंची है, हम इंडिया टुडे संवाददाता मंजीत सहगल के हवाले से आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश से संजीव सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, जो सेना में पदस्थ है। संजीव और आरोपी छात्र की पहचान सोशल मीडिया पर हुई, जिसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगे। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि छात्रा ने संजीव को कोई वीडियो भेजे थे या नहीं। दरअसल अब ये बात सामने आई है कि जब हॉस्टल मैनेजर आरोपी छात्रा से पूछताछ कर रही थी, उस दौरान जिस शख्स के मैसेज लगातार आ रहे थे वो वास्तव में संजीव सिंह था और छात्रा ने संजीव से ही कहा था कि तस्वीरें और वीडियो मांगकर तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। इसी चैट की तफ्तीश के बाद पुलिस सूत्रों ने दावा किया था कि छात्रा ब्लैकमेल की शिकार हो रही थी। उसे धमकी मिली थी कि वो अगर अपने और दूसरी लड़कियों की वीडियो नहीं बनाएगी तो उसकी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो लीक कर दिए जाएंगे। आरोपी छात्रा ने संजीव का नंबर सेव करते हुए तस्वीर रंकज वर्मा की लगाई थी। रंकज ने यही कहते हुए बेल याचिका भी लगाई है कि वो आरोपियों को नहीं जानता और उसे बस तस्वीर के चलते पकड़ा गया है। पुलिस फिलहाल छात्रा और दूसरे आरोपियों से बरामद फोन और लैपटॉप आदि की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। इसके आने पर ही साफ हो पाएगा कि क्या किसी दूसरी छात्रा का वीडियो बनाया गया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये भी साफ हो जाएगा कि सनी मेहता, रंकज वर्मा और संजीव सिंह की भूमिका क्या थी और कितनी थी। हमने आखिरी सुर्खी कहा था, पर एक खबर और सुनते जाइए बोनस में, जैसे चाय के पैकेट के साथ मग फ्री में मिलता है। यह खबर भारत सरकार की उस कार्रवाई से जुड़ी है जिसमें 10 यूट्यूब चैनलों के 45 वीडियो भारत में ब्लॉक करवाए गए हैं। वजह क्या थी, सुनिए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि ये लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और जो मित्र देश हैं उनके साथ भी संबंध खराब हों, इस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था। ये पहली बार नहीं जब 10 चैनल बंद किए जा रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी 102 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनको बंद किया। सरकार नियमित रूप से यह कार्रवाई करती है, लेकिन इस बार वाली कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि 2 चर्चित ब्लॉगर्स के वीडियो भी ब्लॉक किए गए, गेट सेट फ्लाई फैक्ट के गौरव और ध्रुव राठी। सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि वीडियो ब्लॉक करने का आदेश 23 सितंबर को ही जारी कर दिया गया था और कुछ वीडियोस में भारत का नक्शा ठीक से इस्तेमाल नहीं था, इसकी आपत्ति थी। मिसाल के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्सों को भारत से बाहर दिखाना। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।